नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, ऐसा लगता है कि आजकल मोदी जी एक अजीब मनोस्थिति से, माइंडसेट से गुजर रहे हैं। मसलन राहुल गांधी को लेकर देखिए, एक तरफ वो राहुल गांधी को पप्पू साबित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी से ही सबसे ज़्यादा घबराते भी हैं। और अडानी कांड के बाद ये जो घबराहट है मोदी जी की राहुल को लेकर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि कल एक प्रोग्राम में, फंक्शन में, मोदी जी ने राहुल गांधी को काला टीका कह डाला। इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। अब जाहिर तौर पर मोदी जी ने नाम तो नहीं लिया राहुल गांधी का कहीं, लेकिन ये जो पूरा संदर्भ था वो राहुल गांधी को लेकर ही था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी काला टीका, और काला टीका से मतलब उनका कलंक है, कलंक। जी हाँ। और इससे पहले कि वो राहुल गांधी को कलंक कहें, राहुल गांधी ने, मुझे लगता है, काला टीका मोदी जी पर पहले ही लगा दिया था। बहरहाल, मोदी जी राहुल गांधी को काला टीका कहें या मोदी जी के जो मंत्री हैं वो राहुल गांधी को देशद्रोही कहें संसद ना चलने में, या दिल्ली पुलिस नोटिस पे नोटिस दे, राहुल की घेराबंदी करे, कारण जो भी हो, कई कारण हैं, लेकिन एक चीज़ साफ है दोस्तों कि पिछले 8-9 वर्षों में बतौर प्रधानमंत्री पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम मोदी जी राहुल को लेकर बैकफुट पर हैं, डिफेंसिव। क्यों है, आज इसी से मैं पर्दा हटाने जा रहा हूं। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो बैकफुट पर मोदी जी आ रहे हैं, जो डिफेंसिव हो रहे हैं, इसका असर 2023 में जो कई राज्यों में चुनाव हैं उस पर क्या होगा, और इसका असर 24 के फाइनल पर क्या होगा। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी को लेकर पहली बार मोदी बैकफुट पर क्यों है और इसका असर क्या होगा। अब कारण कई हैं, लेकिन जो तत्कालिक कारण है वो मुझे दो दिखते हैं। नंबर 1 कारण अडानी गेट है, और अडानी स्कैम में जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली से लेकर बेंगलोर और देश से लेकर विदेश तक मोदी जी को घेर रखा है, संसद में भी, सड़क पर भी, हर जगह। और रोज़ाना ये जो हमले राहुल गांधी कर रहे हैं नए खुलासों के साथ, पहली बार एक व्यक्तिगत आरोप को लेकर, और वो भी कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार को छूता हो, मोदी वहां घिर गए हैं। और इतना घिरे हैं कि आजकल बहुत कुछ राहुल गांधी के बारे में वो ऐसा कहने लगे जो पहले नहीं कहा था, जिसका मैंने आपको भी एक ट्रेलर दिखाया। तो एक मामला अडानी का है। दूसरा पॉइंट है कि इस साल 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और बड़े निर्णायक और डिसाइसिव चुनाव हैं। और इत्तेफाक से ये जो 4 राज्य हैं, हालांकि कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 4 ऐसे राज्य हैं जहां सीधी टक्कर, डायरेक्ट फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, मोदी वर्सेस राहुल है। और ये एक लिटमस टेस्ट है अडानी केस का, मोदी जी के 9 बरस की एंटी इनकम्बेंसी का, महंगाई का, बेरोजगारी का। और जो लिटमस टेस्ट है वो 2 महीने बाद कर्नाटक से शुरू हो रहा है, जहां मोदी जी की हालत वाकई बहुत खराब है। कहीं ना कहीं मोदी ब्रांड को डेंट लगा है। मुझे डर है क्या मोदी सिर्फ गुजरात तक ही सीमित है क्या मोदी ब्रांड, या भाजपा गुजराती पार्टी बन गई क्या। उसके बाद जो बड़ा राज्य है जिसकी सबकी निगाहें लगी है वो है कर्नाटका। इस बार क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा विधानसभा में बचाएगा बीजेपी को, अहम सवाल यह है। अब दोस्तों, टाइगर की बेखौफ बातचीत तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे, और क्योंकि वो कर्नाटक से हाल फिलहाल में दौरा करके लौटे हैं, तो बहुत से ऐसे तथ्य वो सामने रखेंगे। शायद मेरी तो आंखें खुली, आपकी भी आंखें खुलेंगी, क्योंकि ये वो राज हैं, ये वो फैक्ट्स हैं, ये वो तथ्य हैं जिन पर गोदी मीडिया कहीं ना कहीं पैसे लेकर पर्दे डाल देती है। वो पर्दा वहाँ से भी हटेगा। लेकिन एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, और बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ जो शायद जिसका इल्म कई लोगों को नहीं हो सकता, आपको भी ना हो, और वो बात है कि इस देश में अगर राहुल गांधी की आप इलेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें, जहां डायरेक्ट फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, परफॉर्मेंस उनकी उतनी खराब नहीं है जितना कि उसे प्रोजेक्ट किया गया। मिसाल के तौर पर
अब यूँ तो कई राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस की आप कह सकते हैं उपस्थिति है, प्रेजेंस है, और बीजेपी की भी प्रेजेंस है, लेकिन 9 स्टेट्स, 9 राज्य ऐसे हैं इस देश में जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट, डायरेक्ट फाइट है। मिसाल के तौर पर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट में असम। छोटे राज्य मैंने छोड़ दिए नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन जो बड़े राज्य हैं ये 9 राज्य हैं जहां सीधी टक्कर है। इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, या कांग्रेस की सरकार जो है आरजेडी और जेडीयू के साथ वो बिहार में नहीं है, या झारखंड में कांग्रेस पावर में नहीं है, या महाविकास अघाड़ी में पावर में नहीं थी। मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूँ जहाँ सीधी टक्कर है, डायरेक्ट फाइट है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। और या यूं कहिए आज के दौर में मोदी वर्सेस राहुल, क्या आप यूं कह सकते हैं विश्व गुरु वर्सेस पप्पू, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन पप्पू जो है साहब गुरु लगते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखें जहाँ पर डायरेक्ट फाइट है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन कांग्रेस ने जीता था, हालांकि उस सरकार को गिराकर बीजेपी आ गई वहाँ पर, इसलिए लेकिन मैं पॉइंट कांग्रेस को दूंगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बहुमत की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस ने सरकार बना ली, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर सीबी और ईडी ने गिरा के एक दूसरी सरकार बनाई, कांग्रेस ने इलेक्शन के बाद सरकार बनाई थी जेडीएस की मदद से। हरियाणा में बीजेपी की है, और असम में जहाँ कांग्रेस की थी वहाँ पर बीजेपी ने जीता। अगर आप टोटल रिजल्ट देखें तो ये मुकाबला तो मोदी जी हार रहे हैं, कांग्रेस 5 बीजेपी 4, और वो मैंने स्टेट्स इंक्लूड किए हैं जहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव के बाद सरकार बनाई थी। यानी बीजेपी को मैंने वहाँ नंबर नहीं दिए जहाँ बीजेपी ने सरकार गिराई। तो ओरिजिनल जो स्कोर है बिना बेईमानी वाला वो 5-4 है, मोदी जी ट्रेल कर रहे हैं। और यही जो एक डायरेक्ट फाइट है, इसकी जो पहली किस्त है, या यूं कह सकते हैं जो फर्स्ट बाउट है, पहली कुश्ती, पहला दंगल, इन्हीं 1-2 महीने में लड़ा जाने वाला है। और इसी दंगल की खबर, इसी अखाड़े की खबर मैंने आज टाइगर से ली। चौंकाने वाली बातचीत है, आखिर तक सुनिए। आपको क्या लगता है कि ये जो कर्नाटक में अब जो लिटमस टेस्ट होने जा रहा है, क्या कर्नाटक तय कर देगा कि 2023 में आगे क्या होगा? क्या कर्नाटक एक तरह का रेफरेंडम होगा भ्रष्टाचार पे? क्योंकि वहां अडानी से घिरे हुए हैं मोदी, और मुख्यमंत्री बोम्मई घिरे हुए हैं ठेकेदारों से। दोनों तरफ भाजपा के सरकार पर भ्रष्टाचार का इल्जाम है। कर्नाटक क्या एक तरह से, अगर मैं कहूं तो, एक लिटमस टेस्ट है मोदी और राहुल गांधी का? राहुल से ज्यादा मुझे लगता है ये मोदी जी का लिटमस टेस्ट है। मोदी जी ब्रांड कितना सक्सेस हो सकता है इस पे है। हमने जो 3 चुनाव के नतीजे अभी जो जो उत्तर पूर्व के हैं वो तो छोड़ दीजिए, तो छोटे छोटे राज्य हैं, उसमें भी देखा जाए तो वोट परसेंटेज में बीजेपी मार खा गई है, तो ब्रांड मोदी भी वहां चलाया था। गुजरात में मोदी का नाम बिका, हिमाचल में मोदी जी का नाम रिजेक्ट हुआ, नाम मोदी जी का चल रहा था, देखिए हिमाचल प्रदेश में भी। दिल्ली के चुनाव में भी मोदी ही बेचा जा रहा था, लेकिन लोगों ने खरीदने से मना कर दिया। वैसा देखा जाए कि ये उत्तरी पूर्व के जो छोटे राज्य है वो ज्यादातर केंद्र के साथ रहते हैं, और वहां पे भी बीजेपी का वोट परसेंटेज, त्रिपुरा में एक हम मान सकते हैं कि त्रिपुरा में बीजेपी ने अच्छा किया, लेकिन उनका वोट परसेंटेज 5% से नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं मोदी ब्रांड को डेंट लगा है। मुझे डर है क्या मोदी सिर्फ गुजरात तक ही सीमित है क्या मोदी ब्रांड, या भाजपा गुजराती पार्टी बन गई क्या? उसके बाद जो बड़ा राज्य है जिसकी सबकी निगाहें लगी है वो है कर्नाटका। इस बार क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा विधानसभा में बचाएगा बीजेपी को? अहम सवाल यह है। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में एक बात क्लियर कट रेखांकित की है कि वो कर्नाटक के चुनाव पूरे जुनून के साथ लड़ने जा रहे हैं। उन्हें जो अपील की, उनके ऊपर आरोप लगते थे कि वो गुजरात नहीं गए, हिमाचल नहीं गए, दिल्ली क्यों नहीं गए, पूछिए नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज ऐलान किया कि मैं जिले जिले में जहां जहां मेरी जरूरत होगी, जहां जहां मुझे बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा, हम साथ मिलकर चलेंगे। 40% की सरकार का टैग, ये सरकार से धुलता हुआ दिखाई नहीं देता।
दूसरी बात जो मेजर एक एज ए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जो मुझे दिखाई देता है, लगातार नरेंद्र मोदी जो रैलीज कर रहे हैं वो कोस्टल कर्नाटका में कर रहे हैं, जहां बीजेपी का गढ़ है। ये जो दो रैली है, आज की जो बेलगामी की रैली हुई, ये बीजेपी का गढ़ है। 18 सीटें हैं वहां पे, उसमें से 15 सीटें बीजेपी के पास है। तो बीजेपी के गढ़ में जाके राहुल ललकार रहे हैं और जबरदस्त रैली में भीड़ थी। और जो बोला है उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। हाल ही में एक एमएलए का बेटा 80 लाख रुपए का सुपारी वो रिश्वत ले रहा था, 40 पहला इंस्टॉलमेंट आया, पकड़ा गया, 8 करोड़ रुपए उसके घर से मिले। ये रिश्वत नहीं तो क्या है? तो ये रिश्वतखोर सरकार है। और राहुल गांधी ने बड़े प्यार से अपने कैंपेन को भारत जोड़ो के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक में, वो ये नहीं कह रहे कि चर्चा ऐसी है, अखबार लिख रहे हैं, मीडिया लिख रहा है, आरोप लग रहे हैं। वो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट बता रहे हैं कि मेरी जब जनता से बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, युवा मेरे साथ था, कह रहा था कर्नाटक में नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बड़ा आलम है, महिलाएं परेशान थी और असुरक्षितता है, बहुत महंगाई है, घर नहीं चला पा रहे हैं। एक चीज भाऊ, एक चीज यहाँ मैं आपको टोक रहा हूं। आज के भाषण से एक चीज ये भी क्लियर हुई कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने जिन लोगों से मिल रहे थे और जिनकी परेशानियां वो सुन रहे थे, उन सबकी एक उन्होंने लिस्ट बनाई कि भाई जो बेरोजगार हैं इनको ये परेशानी है, जो महिलाएं इनको ये परेशानी है, और उन परेशानियों का सॉल्यूशन वो इस चुनाव में दे रहे हैं। जैसे बेरोजगारों के लिए उन्होंने कहा कि हम 3,000 रुपए देंगे आपको 2 साल तक, हमारी सरकार। ये जो फॉर्मूला है कि जो भारत जोड़ो यात्रा में दिक्कतें नोट कर रहे थे कागज कलम पे, और उसके बाद अब वो जब रैली करेंगे तो उनका सॉल्यूशन देंगे। आपको लगता है ये एक मास्टर स्ट्रोक है? बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आप जनता के दिल की बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों की बात कर रहे थे। अभी तक राहुल गांधी के पास सूचनाएं आती थी और राहुल गांधी पढ़ते थे कि आपके यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। इस बार वो उसको बता रहे हैं कि इन लोगों ने मुझे बताया। एक दूसरी बात, हम मुख्यमंत्री को देखते हैं जो बोम्मई हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, बेंगलोर की सड़कों पर, इधर की सड़कों पर हर जगह पोस्टर लगा है, पे सीएम है, पे सीएम है। ये हमने तो पेटीएम सुना था, लेकिन बाद में जब पेसीएम समझ में आया, अच्छा ये करप्शन का मामला है। फिर ठेकेदारों ने चिट्ठी लिख दी और ठेकेदारों ने इल्जाम लगा दिया कि साहब ये 40% हमसे कमीशन लेते हैं। तो 40% अगर कोई कमीशन लेगा, अगर मैं बाऊ 1 लाख रुपए का काम कर रहा हूं, उसमें मुझे 10,000 रुपए बच रहे हैं, और आप अगर मुख्यमंत्री, आप अगर 40,000 रुपए मांगेंगे तो मैं क्या दूंगा? मैं तो सीमेंट की जगह रेत मिलाऊंगा, और वो रेत की सड़कें आप देख रहे हैं बेंगलोर में हर तीसरे महीने पे टूट जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि करप्शन से पूरी तरह से घिरी हुई है बीजेपी की सरकार। येदियुरप्पा को करप्शन पे ही निकाला था, किनारे किया था। उसके बाद बोम्मई पर पेसीएम का चार्ज लग गया। जो बाकी मंत्री और नेता हैं उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं कैश में। और इधर मोदी जी जो हैं उनको अडानी ने घेर लिया। उनकी हिम्मत नहीं हो रही मोदी जी कि भाई संसद में जवाब कैसे दें अडानी पे। अभी तक अडानी का नाम नहीं लिया है। आपको क्या लगता है कि ये जो मोदी जी करप्शन से लड़ने के लिए आए थे, किस चेहरे के साथ वो कर्नाटक में वोटर के पास जा रहे होंगे? हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने मोदी जी के इस क्लेम को कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, उसको नंगा कर दिया। और जिस हिसाब से सवाल उठ रहे अडानी जी के ऊपर, उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रही है? उन सवालों की जवाब क्यों नहीं देती सरकार? क्यों मोदी जी को कर्नाटक में जाके अपने युवाओं की तकलीफ नहीं दिखाई देती? क्यों वहां गरीबों की तकलीफ नहीं दिखाई देती? महिलाओं की तकलीफ नहीं दिखाई देती? क्यों ये इस बात को बोलते हैं कि विदेश में जाके सरकार को बदनाम कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, विदेश में जाके बताइए मैं विदेश में देश का नाम बढ़ा रहा हूं, और ये बदनाम कर रहे हैं? क्यों फोकस चेंज कर रहे हैं? बीदर के जवानों को कोई मतलब नहीं लंदन में कौन क्या कहता है भारत को। उसको सबसे पहले खाली पेट बैठा है, वो रोजगार नहीं है, उसको बेरोजगार है, उसको रोजगार चाहिए। बिना भोजन न भजन हो गोपाला। पेट में अन्न नहीं है और जय श्री राम के नारे लगवा रहे हो आप। आपके लिए हिजाब बड़ा है। अरे हिजाब पहने या कुछ भी पहने, सबसे पहले आप ये करो कि जो स्कूल भवन बन रहे हैं इसमें करप्शन बंद हो जाए।
तो जो समस्याएं उसको निदान, और ये सरकार भी उधार का सिंदूर सरकार है। सबको पता है जो सरकार बनी है बोम्मई की या येदियुरप्पा जी ने जो सरकार बनाई है, ये तोड़फोड़ से करी जी सरकार बनाई है। तो जनता उसका सवाल पूछ रहे हैं। टाइगर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टोकूंगा। अभी मैं कर्नाटक में जिस तरह के भाषण बीजेपी के नेताओं ने दिए हैं पिछले 2-3 महीनों में, उसको मैं देख रहा था। तो जैसे अब आप ये देखिए, ये जो साहब हैं, इनका नाम है नवीन कटील साहब। नवीन साहब जो हैं बीजेपी के चीफ हैं, और ये बीजेपी के चीफ कह रहे थे, इनके भाषण में इन्होंने एक जगह कहा, हालांकि कन्नड़ में बोल रहे थे लेकिन उसका मतलब ये था, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नाली नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, पुल नहीं बना, ये सब भूल जाओ। पुल भूल जाओ, सड़क भूल जाओ, घर भूल जाओ, अस्पताल भूल जाओ। ये याद रखना कि अगर बीजेपी को वोट नहीं किया तो समझ लेना फिर कोई लव जिहाद में क्या होगा, फिर समझ लेना कि हिंदू खतरे में आने वाला। इस तरह की ये स्पीच दे रहे थे। अब आप साध्वी उनका प्रज्ञा ठाकुर को देख लीजिए। प्रज्ञा जी कह रही हैं सब्जी काटने वाली जो छुरी है, अगर वो भी है तो जरा उसको धार रखो उसमें। ऐसा नहीं है कि छुरी छोटी रखना। अगर सब्जी, अगर या तो चाकू नहीं है, हथियार नहीं है, तो कम से कम धार वाली छुरी रख लेना। अब एक और जो चाणक्य हैं भाजपा के, अमित शाह, ये भाषण दे रहे हैं कि साहब टीपू सुल्तान बनाम जो है मोदी जी कर रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब आप चुन लीजिए, या तो टीपू सुल्तान में सुन लीजिए, यानी इशारा राहुल गांधी की तरफ है, और या कह रहे हैं मोदी जी को चुन लीजिए। आपको लगता है कि आने वाले समय में जो करप्शन के चार्जेस हैं, मोदी जी से लेके और कर्नाटक के मुख्यमंत्री तक, इनका बचाव सिर्फ हिंदू मुस्लिम है? और अगर हिंदू मुस्लिम कार्ड चलती है बीजेपी, तो क्या कामयाबी मिलेगी? क्योंकि आप तो कर्नाटक घूम के आ रहे हैं। नहीं, देखिए, थोड़ा सा कर्नाटक समझने की जरूरत है दीपक भाई। जो कोस्टल कर्नाटक का है, जिसमें दक्षिण कर्नाटक भी आता है, उत्तर कर्नाटक भी आता है, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, ये 4-5 जो एक ग्रुप है जिलों का, जहां हिंदू मुसलमान भयावह है। फिर आप थोड़े ऊपर चले जाते हैं तो बेलगांव और धारवाड़ तक ये मामला चला जाता है, बेलगामी, और जी, फिर मतलब आप कह रहे हैं कि जहां जहां हिंदू मुस्लिम पॉकेट्स हैं कर्नाटक में, पॉकेट्स है, वहां पे ये ज्यादातर मराठी स्पीकिंग एरिया भी है, वहां ये हिंदू मुसलमान करने की बात करते हैं। तो ये जो जिसने कहा कि छोड़ दीजिए आप तो लव जिहाद, देखिए इसी एरिया में कहा। वो जो प्रज्ञा गई थी वो शिमोगा में गई थी, वो इसी एरिया में गई जी थी। जी। लेकिन जो एरिया है बिदर, गुलबर्ग, रायचूर, बेल्लारी, जो ऊपर की तरफ है, जो एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, हैदराबाद वाला उसमें कांग्रेस का होल्ड है, वहां हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है। आप थोड़ा नीचे आइए, कोलार, बेंगलोर अर्बन, चामराजनगर, ये जो एरिया है, ये फिर वो एरिया है जहां हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं चलेगा। एक एरिया और है, हसन, तिमकुर, मैसूर, जिसको मैसूर एरिया बोलते हैं, वो जी, जनता दल का एरिया है, वहां हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, जेडीएस। जी हाँ। जेडीएस का। तो ये बार बार हिंदू मुसलमान उस एरिया में जाके ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उसी एरिया से ज्यादा सीटें मिली थी, वो सीटें अब तकलीफ में आ गई है। वहां जितना इन्होंने कहा था, यानी ये कार्ड भी नहीं चलेगा, आप कह रहे हैं? ये कार्ड नहीं चल रहा है। मेरा एक जनरल सेक्रेटरी लेवल के पार्टी के एक आदमी से बात हुई जो कर्नाटक के है, उनने कहा कि ये जो मुसलमानों को हिंदुओं के मेले में दुकान नहीं देना और ये नहीं करना, इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। और ये असर कहीं ना कहीं बीजेपी से जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग हैं वो थोड़ा सा दूर हट रहे हैं। वो हिंदू है, लेकिन इनका हिंदुत्व तलवार लेके, इनका हिंदुत्व अपने घर में पूजा करने का है, सब्जी काटने के चाकू को धार लगा के मुसलमान को काटने का नहीं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में मोदी और अमित शाह, जिन्होंने चुनाव की कमान ले ली, क्योंकि रीजनल जो वहां के नेता हैं उनको मोदी और अमित शाह अपने साथ लेके नहीं चल रहे हैं, मुख्यमंत्री पर करप्शन के इतने ज्यादा चार्जेस हैं कि मोदी जी को लगता है कि बोम्मई के साथ घूमूंगा तो अडानी कार्ड फिर से जिंदा हो जाएगा कर्नाटक में। तो मोदी और अमित शाह अपने कंधे पर पूरे इस चुनाव को पूरी उन्होंने चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, कमान अपने हाथ में ले लिए। आपको लगता है कि ये जो गुजराती लॉबी है ये कर्नाटक में कामयाब हो जाएगी? क्या हमको गुजरात जैसे नतीजे मिलेंगे यह देखने को, हिमाचल जैसे? हिमाचल जैसे देखने को ज्यादा मिल रहे हैं अभी तो। आज यदि चुनाव होते हैं तो 2-3 कारण अगर पूछूं संक्षेप में, संक्षेप में 2-3 कारण। डिलीवरी, भ्रष्टाचार पहला कारण है, बेरोजगारी, महंगाई पहला कारण है। और लोग कब तक हवाबाजी सुनेंगे, ये लॉलीपॉप कब तक लेके घूमेंगे? डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार।
लोग पूछते हैं व्हाट हैज द डबल इंजन गिवन टू कर्नाटका। लेट अस टॉक ऑफ कर्नाटका, यू डोंट टॉक ऑफ राम पंडित, यू टॉक इन कर्नाटका। आप हमारी बात करें, हमें क्या मिला? मैं तो हार्डकोर हिंदू उस बेल्ट में गया, बीजेपी के बागलकोट में गया, जो हार्डकोर बीजेपी का एरिया है। वहां लोग कहते कि बता नहीं सकते, इस बार 50-50 हो सकता है। कांग्रेस यदि वहां 50% पे आ गई तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पहला कारण पूछूं तो लोग बोलते भ्रष्टाचार, हर जगह पैसा लग रहा है। एक अंतिम सवाल, 40% तो ठेकेदारी में है। ट्रांसफर में कितना लग रहा है, काम करवाने में कितना लग रहा है, दुगने हो गए रेट। पैसे लेने वाले अधिकारी बोलते महंगाई कितनी हो गई, मालूम है क्या आपको? जी। जनता कहां से लाएगी भाई पैसा? इनकम कम हो रही, रिश्वत बढ़ रही है, और डबल इंजन की सरकार डबल ताकत के साथ रोंद रही है। एक अंतिम सवाल, और तो अंतिम सवाल हो सकता है हाइपोथेटिकल हो, लेकिन राजनीति में आदमी हमेशा स्पेकुलेट करता है और सोचता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और इसी तभी दशा और दिशा तय होती है राजनीति की। अगर मोदी कर्नाटक का चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई दाल बहुत पतली है, हालत बहुत खराब है भाजपा की, डबल इंजन की सरकार को डबल ब्लो मिल रहा है, करप्शन है और डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर मोदी के हाथ से कर्नाटक निकलता है तो आगे की तस्वीर फिर क्या है? जो 70-80 का गैप है वो 100-125 का हो जाएगा। सेंटिमेंट्स बोलते हैं। अभी तक हिमाचल की हार, ये बोल रहे छोटा राज्य था, गुजरात बड़ा है हिमाचल से, इसलिए गुजरात की जीत को ज्यादा बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। यदि कर्नाटक हार गए तो आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं, ये सिवाय इसके कि यस, लेट अस एक्सेप्ट द ब्रांड हैज स्टार्टेड गोइंग डाउन। और फिर बीजेपी में से कुछ विरोध के स्वर आ सकते हैं सामने। बिल्कुल आ सकते हैं, कर्नाटक से ही आ सकते हैं। येदुरप्पा ही फ्रंट खोल सकता है, हार का जिम्मेदार वो केंद्र को मान सकता है। येदुरप्पा को खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। और यदि येदुरप्पा के इस स्वर पे बहुत सारे स्वर आ गए तो फिर येदुरप्पा तो को पाना ही पाना है। बहरहाल मोदी साहब के लिए स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर कर्नाटक हाथ से निकला तो फिर आप कह सकते हैं कि मोदी जी का फिसलना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जहां पर उनको छुरी तेज करवानी वहां पर छुरी तेज होगी, और जहां पर उनको जो है मीडिया का सहयोग लेना, वहां मीडिया का सहयोग लेना होगा, और जहां उनको छापे डलवाने होंगे वो वहां छापे भी डलवाएंगे विरोधियों पर। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। टाइगर, आप आए, आपने रोशनी डाली कर्नाटक पे, और ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि जहां भी चुनाव होता है पहले आप होमवर्क करके आ जाते हैं, पहले ही आप वहां पर जो है मोदी से पहले आप पहुंच जाते हैं। और वाकई मैं देख रहा था कि जब तक मोदी वहां पहुंचते, अमित शाह पहुंचते या राहुल गांधी आते, आपने 3/4 कर्नाटक को आपने तय कर लिया था। इसीलिए आपके जवाब जो है बहुत तेजी से आते। तो ये खैर आपका एक पैशन है, चुनाव को कवर करना, पॉलिटिकल पल्स को जानना। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे चैनल। धन्यवाद।